हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हरिमचंद एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको फ्लेमिंगो बुक, जो 12th क्लास की जो फ्लेमिंगो बुक है, उसका जो चैप्टर 1 है द लास्ट लेसन, उसका पार्ट 2 आ गया है। इसमें हम आपको उसी प्रकार से ही हिंदी में अनुवाद करेंगे और सब सीखेंगे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा फ्रेंच भाषा का आखिरी पाठ। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मैं तो फ्रेंच बोल रहा है कि अरे मैं तो बड़ी मुश्किल से ही लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, या फिर मैं तो बहुत मुश्किल से ही लिखना जानता हूँ। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं इससे ज़्यादा अब नहीं सीख सकूँगा। क्योंकि जो अपनी जो क्लास टीचर हैं एम हेमल, वो अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए वो इसलिए वो ऐसा सोच रहा है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं अब इससे ज़्यादा अधिक नहीं सीख सकूँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं पर ही रुकना होगा। देन अरे हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मुझे बहुत दुख है कि मैं अपने पाठों को अच्छे से सही तरीके से नहीं सीख सका। फॉर सीकिंग बर्ड्स एक्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, क्योंकि मैं तो पक्षियों का अंडे तलाशता रहता था और जो सार है सार पर जा कर के फिसलता रहता था। माई बुक्स, मेरी जो पुस्तकें हैं, दैट हैड सीम्ड सच ए नॉइसेंस अ वाइल एगो, मेरी जो पुस्तक जो मुझे कुछ समय पूर्व बहुत ही भरकम भरी लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, जो उठाने में भी भारी लग रही थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरी जो व्याकरण की जो पुस्तक है और जो हिस्ट्री की किताबें, संत महात्माओं से भरी जो किताबें थी, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मुझे वो मेरी पुरानी मित्र लग रही थी। दैट आई कुड नॉट गिव अप, मुझे इन सब को त्यागना होगा। एंड हेमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और जो एम हेमल का जो विचार जो बार बार जो मेरे दिमाग में आ रहा था कि वो अब जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और अब हम उनको पुनः दोबारा कभी नहीं देख सकेंगे। मेड मी फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूल एंड हाउ क्रैंकली ही वाज, और जो उनका जो डंडे का जो उनका डर था, उसके बाद में वो कितनी सनकी थी, इस सब को भी मुझे भूलने पर बाध्य कर दिया था। पुअर मैन, बेचारा, इट वॉज इन honor ऑफ द लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन दिस फाइन संडे क्लॉथ्स। अब मुझे पता लगा कि जो उस बेचारे ने वो संडे वाली ड्रेस क्यों पहनी हुई थी, या फिर उन्होंने वो ड्रेस नए कपड़े क्यों पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मैं समझ गया। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि जो गांव के व्यक्ति थे, वृद्ध व्यक्ति थे, वो पीछे क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वो अब क्षमा मांगने आए हैं, वो उनसे माफ़ी मांगने आए हैं दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो और अधिक स्कूल नहीं आ सकेंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ द थिंकिंग ऑफ मास्टर फॉर हिज 40 ईयर ऑफ द फेथफुल सर्विस, और वो उन्होंने जो 40 साल तक वो स्कूल में रहे, उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने जो राष्ट्र के लिए जो उन्होंने सर्विस की, वो सब के लिए वो क्षमा मांगने के लिए आए। और उन रेस्पेक्ट ऑफ द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर, और वो अब अधिक स्कूल और नहीं आ सकेंगे पढ़ाने के लिए, आदि के लिए, मतलब उनके सम्मान करने के लिए वो, और उनसे क्षमा मांगने के लिए गांव के लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। अब मैं समझ सका था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस, जैसे ही मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, आई हेard माई नेम कॉल्ड, इट वॉज माई टर्न टू डिसाइड, मैंने मेरा नाम पुनः सुना, अब मेरी बारी थी। What would I not have give to be able to say that read rule for this participles all through very loud and clear, मैं उस पार्टिसिपल के उस पार्ट को स्पष्ट भाषा में और बिना गलती करे हुए बोलने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स अंडरस्टूड देयर, लेकिन मैं तो पहले अक्षर पर ही अटका रह गया और खड़ा रह गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और मेरी डेस्क को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरी जो धड़कन थी वो तेज़ हो गई और मैं सामने नहीं देख सकता था। आई हेड माई एम हेमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमल जो हैं वो कुछ कह रहे हैं, वो मुझसे बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। आई वॉन्ट टू स्कोल्ड यू, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू मस्ट फील बैड एनफ, अब तुम्हें बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, कि ये कैसे हो गया। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स,
प्रत्येक दिन हम प्रत्येक दिन हम यही कहते हैं, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है। आई हैव लर्न टू इन टुमारो, और हम इसे कल सीख लेंगे। एंड नाउ यू सी देयर फॉर वी हैव कम आउट, अब तुम दिख रहे हो कि हम अब कहाँ पर आ पहुँचे हैं, कहाँ पर आ खड़े हुए हैं। आह अरे, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, इस अल्सेस के लोगों की बस यही तो प्रॉब्लम है, यही तो समस्या है। एम हेमल बोल रहे हैं कि फ्रेंच के लोगों की यही तो प्रॉब्लम है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, एंड अल्सेस के लोगों के बस यही तो प्रॉब्लम है, यही तो समस्या है कि वो आज की पढ़ाई को कल के ऊपर छोड़ देते हैं कि हम कल सीखेंगे। दे विल न्यू दोज फ्लो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट। अब तुम्हें जो बाहर के लोग पढ़ाने आएंगे उनको यह कहने का अधिकार दे दिया है कि यू हाउ इज इट यू प्रिंटेड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, कि तुम अपनी फ्रेंच भाषा को ना ही तो सही से लिख सकते हो ना ही पढ़ सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद। लेकिन तुम अकेले ही इसके जिम्मेदार नहीं हो लिटिल फ्रेंच, कहीं ना कहीं इसकी जो वजह है वो हम भी हैं, इसका कारण हम भी हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एनिजियस इनफ टू हैव यू लर्न, जो तुम्हारे माता पिता हैं वो तुम्हें पूर्ण रूप से अपने पूरे मन से पढ़ने के लिए बाध्य नहीं करते, या फिर वो तुम्हें सही से पढ़ाना नहीं चाहते। दे प्रेफर टू यू पुट यू वर्क ऑन द फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, क्योंकि जो तुम्हारे माता पिता हैं वो चाहते हैं, वो तुम्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि तुम मिल्सों पे और खेतों में ही काम कर सकें, जिससे कुछ थोड़ा बहुत धन कमा सको। एंड आई, और मैं भी, आई हैव बीन बी ब्लेम आल्सो, और इसका कारण कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। आई हैव नॉट ऑफ्टन सेंट यू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्योंकि मैं पौधों या फिर फूलों में पानी देने के लिए भेज देता था, बिना इसकी चिंता किए, बिना सिखाने की चिंता किए हुए, बिना पढ़ाए हुए। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिनिश डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, और जैसे ही मुझे मछली पकड़ने के लिए जाना होता था तो मैं तुम्हारी छुट्टी कर देता था। तो इसलिए इसका जो रीज़न है, जो कारण है, उसमें कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ। Then from one thing to another, Hamel went to on the talk of the French language, saying that it was the most beautiful. इसके बाद में ये सब की एक चर्चा से दूसरी चर्चा करते हुए जो हेमल हैं, उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में भी कहा कि यह बहुत ही सुंदर भाषा है और लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर इंसल्टेड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, जैसे ही हमारा राष्ट्र गुलाम बना लिया जाता है, अगर वहाँ के जो अपने जो राष्ट्र के जो लोग हैं, अगर उन पर यह भाषा आती है तो ये वहाँ से कैसे भी करके बाहर निकलने के लिए उनकी ये चाबी बची हुई है लास्ट। जैसे कि कोई राष्ट्र किसी का गुलाम बन जाता है, तो अगर यहाँ के लोगों पर अगर ये फ्रेंच भाषा आती है, या फिर कोई भी राष्ट्र हो, अगर उस पर उसकी भाषा आती है, तो यही उसकी मतलब उस जेल से बाहर निकलने के लिए लास्ट चाबी बचती है। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन, उन्होंने ग्रामर की जो व्याकरण है उसका पाठ खोला और पढ़ाना शुरू किया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं आश्चर्यचकित रह गया कि मैं इसे इतनी अच्छे तरीके से समझ चुका था। ऑल ही सेड सीम्ड टू सो ईजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, मैं आश्चर्यचकित इसलिए रह गया क्योंकि मुझे सब कुछ इतना सरल लग रहा था। मुझे लग रहा था कि या तो मैंने इससे पहले इसे इतनी सावधानीपूर्वक से पढ़ा नहीं है, या फिर इन्होंने इतनी स्पष्ट तरीके से अब तक इसे पढ़ाया नहीं है। आई सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, और मुझे इतने में ऐसा भी लग रहा था कि जो बेचारा जो आदमी है, जो हमारे हेमल टीचर जी हैं, अध्यापक जी हैं, वो अपने अंतिम समय में, यानी कि वो जा रहे हैं,
तो उससे पहले हमको अपना जो सारा ज्ञान है वो हमें दे देना चाहते हैं और हमारे दिमाग में ठूस देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड आर लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के व्याकरण के जो पार्ट के बाद में हमारा जो लेसन था, लिखने का जो पार्ट आया, दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस राइटिंग इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड। तो उस दिन जो एम हेमल जी हैं वो हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर आए, लिखने के लिए नई कॉपियाँ लेकर आए जिस पर हम आसानी से गोले मार सकें, जिस पर लिखा था फ्रेंच अल्सेस फ्रेंच अल्सेस, फ्रांस अल्सेस फ्रांस अल्सेस। द लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। जैसे कि जो छोटे झंडे होते हैं वो हमारे स्कूल में लगे हुए होते हैं, हमारे डेस्क के ऊपर लगे हुए होते हैं, हमारे जो स्कूल में लगे हुए होते हैं। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। सभी लोग इतनी सावधानीपूर्वक इतने ध्यानपूर्वक पढ़ रहे थे कि किसी का भी ध्यान इधर उधर नहीं था, और क्लास में सिर्फ जो आवाज़ आ रही थी तो सिर्फ बस पेन को कॉपियों पर रगड़ने की ही आवाज़ आ रही थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। वंस सम बेटल्स फ्लू इन। कुछ भौरा अंदर आए। नो बडी पेड एन अटेंशन टू देम। लेकिन किसी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। कुछ चिड़िया के बच्चे या फिर कोई पक्षी होगा वो क्लास में अंदर आए तो किसी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। सभी लोग अपने ध्यान से अपने पाठ को पढ़ रहे थे। नॉट एवन द लिटलेस्ट वंस हु वर्कड राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। और वो छोटे बच्चे भी, उनका भी ध्यान नहीं गया जो कि मछली पकड़ने के लिए एक तार की संरचना उस कॉपी पर बना रहे थे। उन्हें भी लग रहा था कि हम भी फ्रेंच यह भी फ्रेंच है, हम फ्रेंच ही काट रहे हैं। ऑन द रूफ द पिजियंस क्विड very low and I thought to myself will they make them sin is a German even the pigeons। और कुछ समय बाद जो बाहर जो छत पर रूफ यानी छत पर जो कबूतर चहचहा रहे थे, वो कबूतर जो कुड़कुड़ाहट कर रहे थे, उनकी आवाज़ सुन करके मुझे ऐसा लग रहा था, मैं यह सोच रहा था कि क्या इन्हें भी जर्मन भाषा सीखने के लिए ये बाध्य करेंगे क्या, जो अपने हेमल टीचर्स जी हैं, क्या इन्हें भी जर्मन भाषा सीखने के लिए बाध्य करेंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hemal sitting motionless is। सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि अगर मैं कुछ ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ या फिर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकता है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो फिर यार लाइक वो कर दो सॉरी, मतलब इसे लाइक कर दो और शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hemal sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in mind just how everything looked in that little schoolroom fancy। जैसे ही मैंने लिखते हुए एम हेमल की तरफ देखा तो वो बिना अपनी कुर्सी पर हिले डुले अपनी जो स्कूल की जो छोटे से लेकर बड़ी जो चीज़ें हैं उन तक बिना टकटकी लगाए हुए लगातार देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो स्कूल की जो छोटी से लेकर बड़ी जो चीज़ें हैं वो उनको सभी को अपनी आंखों में बसा लेना चाहते हैं। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास ऑफ फ्रंट ऑफ हिम। और क्योंकि वो एक ही जगह पर 40 सालों से थे, उसे पढ़ा रहे हैं, और उनके बगल में जो उनका एक गार्डन है और उनके समक्ष में उनके सामने उनकी क्लास बैठी हुई है। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hemal sitting motionless in the chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little schoolroom। जैसे ही मैंने लिखते हुए एम हेमल जी की तरफ देखा, हमारे जो कक्षा अध्यापक थे वो अपनी कुर्सी पर बिना हिले डुले हुए बैठे हुए हैं। मैंने उनकी तरफ देखा तो वो चुपचाप बैठे हुए हैं अपनी कुर्सी पर, और वो अपने स्कूल की छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों को बिना टकटकी लगाए हुए वो देख रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों को अपनी आँखों में मतलब अपनी आँखों में रख लेना चाहते हैं, याद कर लेना चाहते हैं, क्योंकि वो एक ही स्थान पर 40 सालों से पढ़ा रहे हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं, और उनका एक गार्डन है और उनके बगल में एक खिड़की के बाहर उनका गार्डन दिख रहा है और उनके समक्ष में उनकी क्लास बैठी हुई है।
ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ। उनकी जो बेंचेस हैं, डेस्क और बेंच हैं, मेज और जो डेस्क हैं, वो घिस घिस करके घिस चुकी हैं, और मतलब ऐसे लग रहा है कि मतलब वो चिकनी हो गई हैं। The walnut trees in the garden were taller, and the hopknife that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man. और जो उन्होंने जो अखरोट का जो बाहर जो पेड़ लगाया हुआ है, वो बहुत बड़ा हो चुका है। और जो उन्होंने जो एक बेल, होपवाइन माने होती है एक बेल, एक शाखा लगाई हुई है, और वो भी मतलब उस खिड़कियों से लिपट करके छत तक पहुंच चुकी है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। और इन सब को छोड़कर जाने की बात ने तो उनके दिल को झंकृत कर दिया होगा, उनका दिल ही तोड़ दिया होगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स। और उनकी बहन की चलने की एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने की आवाज़, और उनके सामान पैकिंग की जो आवाज़ आ रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले दिन ही उस देश को छोड़कर जाना हुआ। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उन्होंने अपने पाठ को बहुत ही साहस के साथ में पूरा किया। आफ्टर द राइटिंग, उसके बाद में लिखने की बारी आई, लिखने का पाठ प्रारंभ हुआ। वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन ही वी बी सेंट इट देयर, यानी कि बट द हैड द करेज टू देयर एवरी लेसन। प्रत्येक पाठ को पूरा करने के बाद में लिखने का भी पाठ प्रारंभ हुआ, और वो भी फिर ख़त्म हो गया। उसके बाद में इतिहास का भी प्रारंभ हुआ। इतिहास के पाठ को भी ख़त्म करने के बाद में जो बच्चे थे वो वाह 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 करने लगे। देयर एट द बैक द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। और जो पीछे वो जो बैठा हुआ था हाउसर, एक वृद्ध हाउसर जो पीछे बैठा हुआ था, उसने भी अपने स्पेक्टिकल्स माने होते चश्मे पहन लिए, और अपनी जो किताब है उसको अपने हाथों से लपेट लिया। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और यू कुड सी दैट ही टू मच क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बलड विद हिज इमोशनल। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो भी रो रहे थे, और उनकी जो आवाज़ है वो कांपती हुई आ रही थी, कांपती हुई सुनाई दे रही थी। एंड इट वाज सो फनी, और उनकी आवाज़ जो थी वो बहुत ही मतलब मजाकिया टाइप की थी। हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, जिसको सुन करके हमको हंसी और रोना आ रहा था। अरे हाउ वेल आई रिमेंबर इट। हम इस सबको मुझे यह सब जो पढ़ा दिया था हमारे हेमल जी ने पाठ को, वो सब समझ में अच्छे तरीके से आ गया था। द लास्ट लेसन जो पाठ था वो मुझको अच्छे तरीके बड़ी भांति से समझ में आ गया था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। और उसके बाद में जो चर्च की जो घड़ी है उसने 12 बजा दिए, वो बज गई। देन द एंजियस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रिजन रिटर्न फ्रॉम द ड्रिल साउंडर्स अंडर आवर विंडोज एंड हेमल स्टूड वेरी पेल इन हिज चेयर। आई नेवर सो हिम लुक टू। इस क्षण प्रेसियों के नरसिंगे हमारी खिड़कियों के नीचे बज उठे। ये प्रेसियां सिपाही अपनी ड्रिल करने के बाद वापस लौट रहे थे। हेमल अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए, और वह वो बहुत उदास थे। मैंने इतना ऊंचा पहले कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सैड ही, उन्होंने कहा। आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। किंतु किसी चीज़ ने उनका गला अवरुद्ध कर दिया था, वे आगे नहीं बोल सके। देन ही टर्न टू द blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. वह आगे नहीं बोल सके, फिर वह ब्लैकबोर्ड की ओर मुड़े, चाक का एक टुकड़ा लिया तथा अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्होंने जितना बड़ा लिख सकते थे लिखा। वाइवा ली फ्रांस जिंदाबाद। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made of a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. फिर वह रुके तथा उन्होंने अपना सिर दीवार से सटा दिया, और बिना एक भी शब्द बोले उन्होंने हमें अपने हाथ से इशारा किया। स्कूल की छुट्टी हो गई है, तुम लोग अब जा सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और फुल सपोर्ट प्लीज़। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।